अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग क्लियरली मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और वॉइस को लेके बेटा किसी स्टूडेंट का कोई इशू नहीं होगा। लास्ट डिस्कशन में हमने कंक्लूड किया था, डिस्कशन हमने मुकम्मल की थी बेटा नेगोशिएशन की, और एक टॉपिक हमारा उसमें रह गया था। कुछ थोड़ा सा उस दिन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इश्यूज थे, तो अदरवाइज हमने वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लेना था, दैट इज नेगोशिएशन टेक्निक्स। तो आज हम इन टेक्निक्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मुख्तसर सा टॉपिक है, और उसके बाद फिर हम नेगोशिएशन के जो आई कैप के प्रीवियस पेपर्स में सवाल आए हैं जरा उनको देख लेंगे, और फिर उसके बाद बेटा हम अपनी जो मजीद डिस्कशन है उस पर बढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम कामों से पहले अगर बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, उम्मीद है कि अगर वीकेंड के ऊपर आपने इस डेटा को सारे को रिवाइज किया हो, तो अगर कोई सवाल है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो पहले हैंड रेज कीजिए, मैं उसको आंसर कर दूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर सवाल बेटे आप लोगों का कोई इस चैप्टर में से, इसलिए पिछले चैप्टर में से, उससे पिछले चैप्टर में से, आज तक जो पढ़ा है, जहां से बेटे आपको मुनासिब लगे या दिक्कत महसूस कर रहे हो, तो सवाल कीजिए ताकि मैं उसकी वजाहत कर दूं और फिर हम अपनी जो वर्किंग है उसको आगे बढ़ाएं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो कोई किसी हवाले से, तो प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं जी यहां तक? बेटे अगर ओके है तो प्लीज ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर दीजिए ओके है जी मामलात, और फिर हम आगे बढ़ाएं। ओके जी, ओके का रिस्पॉन्स है फिलहाल तो मोहम्मद एजाज की तरफ से, अरसलान सुल्तान की तरफ से, बाकी तमाम भी बेटा स्टूडेंट्स जागे, जरा होश करें। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, मसले मसाइल हो, बताइए ताकि फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। चलें जी, ठीक है, यहीं पे हम इसको कंसिडरेशन में रखते हैं कि ओके है मामला। फिर हमारे पास बेटा आज की जो लास्ट डिस्कशन है नेगोशिएशन को लेके, वो हाई रिस्क और लो रिस्क टेक्निक्स हैं। जब भी बेटे हम नेगोशिएशन करते हैं, देखें ख्याल रखिएगा, हम हर वक्त सेम पोजीशन में नहीं होते। कभी हमारी स्ट्रेंथ्स ज्यादा होती हैं, कभी हमारी वीकनेसेस ज्यादा होती हैं, कभी हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आ रही होती हैं, और कभी हमें ज्यादा थ्रेट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो स्ट्रेटजी होती है वो भी तब्दील होती रहती है। हमारे पास यहाँ दो तरह की टेक्निक्स की उसने वजाहत की है, और उसने कहा है कि जनाब टेक्निक्स आपने दो तरह से यूं यूज करनी है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें रिस्क का फैक्टर जो है वो हाई है, और कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें रिस्क का फैक्टर कंपैरेटिवली लो है। सबसे पहले तो बेटे ये समझिएगा कि हाई रिस्क टेक्निक हम किसे कहेंगे और लो रिस्क टेक्निक हम किसे कहेंगे।
हाई रिस्क टेक्निक वो टेक्निक होगी जिसके अंदर बेटा रिस्क और रिटर्न के दरमियान, रिस्क और रिटर्न के दरमियान बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाई रिस्क टेक्निक वो टेक्निक होगी जिसमें रिटर्न और रिस्क के दरमियान बड़ा एक हाई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। रिलेशनशिप से बेटे यहां मेरी मुराद कुछ यूं है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता चला जाएगा उसका बेटे रेलेवेंट रिटर्न भी उसी कोरिलेशन में इजाफा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे मेरे बच्चे रिटर्न इंक्रीज होता चला जाएगा बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में उससे रेलेवेंट रिस्क भी इंक्रीज करता चला जाएगा। बड़े ही सादा लफ्जों में अगर समझाऊं तो बेटे अगर रिस्क में इंक्रीमेंट 5% आएगी, ऑल्दो के नंबर्स में हम क्वांटिफाई इस तरह कर तो नहीं सकते, लेकिन एक जनरल बात समझा रहा हूं कि अगर रिस्क में 5% इंक्रीमेंट आएगा तो अकॉर्डिंगली 5% इंक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह से अगर रिटर्न्स इंक्रीज करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क इंक्रीज करेंगे तो रिटर्न बढ़ेगा। सो दोनों के अंदर आपको एक वाजे लिंक, एक वाजे रिलेशनशिप जो है वो नजर आएगी। दूसरी तरफ जो लो रिस्क टेक्निक्स हैं उसके अंदर बेटा रिलेशनशिप तो ये एग्जिस्ट करेगा, रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप कहिए कि हर जिस तरह से हमने हाई रिस्क में देखा था ये बेटा रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग या उतना प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। यानी जरूरी नहीं है कि जितनी रिटर्न बढ़ी है उतना रिस्क भी बढ़ जाए, या जितनी रिटर्न रिस्क में इजाफा हुआ है उतना रिटर्न में भी इजाफा हो जाए। ठीक है, दोनों के दरमियान बस फर्क आपने ये समझना है कि रिस्क और रिटर्न्स होंगे दोनों साइड पे ही। जो हाई रिस्क टेक्निक्स हैं वहां पर जो रिलेशनशिप है रिस्क और रिटर्न में वो ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कोरिलेशन जो है, और दूसरी तरफ बेटा ये जो है ये रिस्क और रिटर्न उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले हाई रिस्क जो टेक्निक्स हैं उनको जल्दी जल्दी से एक नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो कि आम लोग, आप लोग भी अक्सर बेटा दुकानों के ऊपर देखते होंगे, आपने इसको फिक्स प्राइस के नाम से, कहीं आपने इसको पढ़ा होगा जी फिक्स प्राइस, कहीं आपने होगा जी कीमतों पे तकरार मत करें, फिर कहीं लिखा होगा जी कि जो मतलब कीमत हमने, जो कीमत है वो फिक्स है, उसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो इसको कहते हैं बेटा टेक इट और लीव इट। बोल्वेरियज्म आपकी बुक वाले ने इसको लिखा है, टेक इट और लीव इट। 50 रुपयों की चीज है, लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो मेरे भाई बड़ी मेहरबानी आपकी। अब देखिए बेटा गौर कीजिएगा, हमारे पास एक ब्रांड है, ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक ब्रांड है जो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक ब्रांड, वैसे तो सारे ब्रांड ही ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूं कि कोई एक ब्रांड है जो 50 रुपयों की चीज ब्रांड लगा के 500 रुपयों की बेच रहा है। क्या होगा बेटा सिंपली कि अगर एक दुकान में ग्राहक आता है और वो आपकी चीज खरीद लेता है तो गेन कितने का होगा? 450 रुपयों का। लेकिन बेटा अगर उसने आपने कोई लचक ही नहीं दिखाई, वो कहता है यार को थोड़े बहुत पैसे तो कम करो, आप कहते हैं नहीं जी हमारे टेक इट और लीव इट है, फिक्स प्राइस है, लेनी है तो 500 रुपए लो, नहीं लेनी तो भाई आपकी मर्जी। वो कहता है यार दफा करो, ये बड़ी अजीब से बंदे हैं, बात सुनते ही नहीं है, और वो छोड़ के चला जाता है। तो बेटे समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जब गेन आएगा
तो गेन 450 का आएगा। लेकिन बेटा रिस्क क्या है कि जब बंदा छोड़ के चला जाएगा तो 450 सारे के सारे ही जाएंगे। सो रिस्क और रिटर्न के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर रिटर्न आएगी तो पूरी ह्यूज रिटर्न आएगी, और अगर जाएगी तो बेटा वो पूरी ह्यूज की ह्यूज रिटर्न सारी ही चली जाएगी। सो टेक इट और लीव इट वाला मामला है। फिर उसके बाद एक और टेक्निक देखिएगा, ये तो हम भी अक्सर यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट। वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट। हम बेटे करते क्या है, एक कंपनी की तरफ से हमें ऑफर आती है, हम उस ऑफर पे खामोश हो जाते हैं, वेट करते हैं। ये टेक्निक बेटा खास तौर पर ना बड़ी कामयाब रहती है जहां चीजों के हवाले से एक डेडलाइन एग्जिस्ट करती है, जहां चीजों के हवाले से एक डेडलाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उस डेडलाइन के ना नजदीक पहुंचने का इंतजार करते रहते हैं, और डेडलाइन के नजदीक जाके हम एक रीजनेबल सी, बोंगी नहीं मारनी, रीजनेबल सी ऑफर दे देते हैं कि अच्छा भाई ये। अब वो जो दूसरा बंदा है उसके लिए बेटा मुसीबत बन जाती है कि यार अब एंड आ गया है, अगर इसकी ऑफर ना मानी तो फिर कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। तो बेटा मजबूरन उसको आपकी ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये टेक्निक बेटा, इस टेक्निक का मुजाहिरा आपने अक्सर, ये अब आने वाला है बकरीद के करीब, आपने बेटा देखा होगा कि जहां पर लोग इंतजार करते रहते हैं। शुरू के दिनों में अगर आप दोस्तों के साथ या वालिद बुजुर्गवार या घर के किसी बड़े के साथ अगर आप कभी गए हो जानवर खरीदने, तो अक्सर यही होता है कि शुरू के दिनों के अंदर लोग डिफरेंट मार्केट्स का विजिट करते रहते हैं। जस्ट एक, ये अब कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम रही है, अदरवाइज कुर्बानी का जानवर खरीदना तो आप कहिए एक विंडो शॉपिंग टाइप और एक बड़ा फन एक्सकर्जन होता है। लोग बाकायदा दोस्तों के साथ इकट्ठे हो के ग्रुप्स बना के जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और डिफरेंट मार्केट्स में टेस्टिंग द वाटर्स वाली जो सिचुएशन है वो चल रही है। और फिर वो मामला जो है वो आप देख रहे हैं। फिर करते करते आप कोशिश करते हैं कि यार और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, और ईद से 1 या 2 दिन पहले आप ऑफर जो है उसका रिप्लाई करते हैं। उसने अगर कहा है कि जी ये जानवर मैं 1 लाख रुपयों का बेचूंगा, आप उसे कहते हैं यार 70,000 रुपए ले लो। अब देखें दूसरी पार्टी के लिए भी मुसीबत बन गई है कि भाई अगर ये 1-2 दिन भी गुजर गए तो उसके बाद तो फिर ये जानवर मजबूरन, या इसको मुझे रखना पड़ेगा संभाल के अगली ईद तक ये जानवर थोड़ा सा एजड हो जाएगा, और दूसरी सूरत फिर संभालने का खर्चा भी, और दूसरी सूरत क्या है कि मैं इसे गोश्त के भाव मार्केट में बेच दूं जो कि काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू कुर्बानी का जानवर। तो देखिएगा कि चूंकि डेडलाइन नजदीक आ रही है, तो जो बेचने वाला है, व्यापारी है, उसके पास आपकी ऑप्शन को मानने के सिवा फिलहाल कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। सो डेडलाइन के करीब जाके हम एक रीजनेबल ऑफर देते हैं उसको, और उस रीजनेबल ऑफर का बड़े फायदा क्या होता है कि हमें चीजों को जो है अपने हक में तब्दील करवाने में बड़ी आसानी रहती है। तीसरी बेटे टेक्निक देखिएगा, ये बेसिकली एक टेक्निक तो नहीं है, ये एक्चुअली एक स्किल है। क्योंकि आप लोगों ने जब नेगोशिएशन के स्किल्स पढ़े थे तो उसमें बेटे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यार टेम्पर नहीं लूज करते, नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते,
जब लोग गुस्से में आ जाते हैं तो फिर चीजों को एनालाइज करना मुमकिन नहीं रहता। बेटा ये टेक्निक ना नेगोशिएशन के अंदर लोग यूज करते हैं अपने ऊपर एक जाली गुस्सा क्रिएट करके, जाली गुस्सा, दूसरी पार्टी को प्रेशर डालने के लिए, दूसरी पार्टी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि जी हम ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ऐसे कर देंगे, नहीं तो फिर हम यूं कर देंगे। और बाज मर्तबा बेटा आपके एंगर से, आपके गुस्से से, आपके टेम्पर में जो वेरिएशन आ रही है उससे दूसरी पार्टी आपकी बात मानने पे तैयार हो जाती है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी एक बहुत हाई रिस्क टेक्निक है। जरूरी थोड़ी है कि दूसरी पार्टी आपके गुस्से में आ ही जाए, हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा गुस्से वाली हो, इधर से आप गुस्सा दिखाएं, वो वहां से डंडे निकाल के खड़े हो जाएं, कैसी की तैसी सर फाड़ के भिजवाएंगे तुम्हारा हम। तो इसलिए अगेन जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी ही हाई रिस्क टेक्निक है। एक और टेक्निक आखिरी इसके अंदर बताता हूं, बड़ी जबरदस्त है ये भी। इसको बेटे हम कहते हैं द चिकन। रिक्वेस्ट है बेटे जितने भी बच्चे मौजूद हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, जरा एहतियात से इस टेक्निक को समझिएगा, बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक है। देखिए हम करते क्या है, और बहुत यूज होती है, बहुत यूज होती है पाकिस्तान में तो हर दूसरी जगह, इवन गवर्नमेंट जो है हमारी वो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करती है। समझिएगा, हमारे पास बेटे एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड। XYZ के नाम से ना कोई क्लोथिंग का कोई ब्रांड है, कपड़ों का कोई ब्रांड है। इसने किया क्या कि बेटा तकरीबन अब सीजन एंड हो रहा है, और नेचुरल सी बात है बेटा अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हो, सीजन एंड पे कोई स्टॉक पड़ा हो, तो आपकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह उस स्टॉक को सेल कर दिया जाए। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटा अगर वो स्टॉक आप गोदाम में रखेंगे तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, ये भी खतरा है कि पड़े पड़े वो खराब ना हो जाए, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि भाई अगले सीजन में पता नहीं उसका फैशन रहता भी है या नहीं रहता। सीजन एंड का स्टॉक है और आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं कि बेटे इस स्टॉक को आप सेल लगाकर बेच दें। सेल, ठीक है, कोई चले जी आपने सोचा मैं 50% सेल लगा के बेच दूं इसे। सूट जो था एक्चुअली बेटे उसकी कीमत 1500 रुपए थी, ये एक्चुअल उसकी कॉस्ट थी, और बेटे ये सूट जो है ये हम 20,000 रुपयों का नॉर्मली बेचते हैं, उसकी रेगुलर सेल प्राइस है। ठीक है जी, हमने एक बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाया, मैं आपके सामने यहाँ एक डिजाइन बनाता भी हूं। हमने कहा जी उसकी जो सेल प्राइस है वो 20,000 है। इस 20,000 के ऊपर बड़े स्टाइल से हमने कट लगाया ताकि लोगों को वो नजर भी आता रहे, और नीचे फिर हमने लिखा कि जी सेल ऑफर है 50% के ऊपर, और हम ये सूट जो है आपको दे रहे हैं 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए का आपको ये सूट दे देंगे। और इसके अंदर बेटे मामला जरा देखिएगा कि इसमें मैंने एक और कहानी डालनी है। असल जो गेम है वो क्या है कि भाई ये हमने सेल लगाई है ओनली फॉर 2 days। स्टॉक, अगर बेटा आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, रियलिटी, तो हमारे पास स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, 2 दिन में नहीं बिकना, हमें भी पता है, बहुत स्टॉक पड़ा है हमारे पास। लेकिन हमने लोगों के सामने बेटा क्रिएट किया है एक ब्लफ, सिर्फ 2 दिन की। अच्छा, जैसे बेटे हमारी आवाम है, उन्होंने देखा जी ओए होए 20,000 का सूट 10,000 में मिल रहा है, लुट लो।
ठीक हो गया, अवाम टूट पड़ी, लाइनें लग गई, मार धाड़ शुरू हो गई। आप यूट्यूब के ऊपर बेटे वीडियोस देखिएगा, इंतहाई पढ़ी लिखी मर्दों खवातीन, बड़े उनके शक्लों से पता लग रहा है कि यार बड़े अच्छे किसी अमीर कबीर घराने से हैं, और कयामत के ये मनाजिर, कयामत सुगरा के ये मनाजिर एक मरतबा मुझे देखने का इत्तफाक हुआ था लाहौर में। वहां हमारा पैक का कैंपस था, तो वहां से क्लास पढ़ के सीफैप की निकले थे, तो वहां देखने का, आगा नूर का स्टोर है एमएम आलम रोड पे, वहां देखा था ये तमाशा। फिर उसके बाद हमारे क्लाइंट हैं इधर इस्लामाबाद में सेंटोरस में, तो हम उस क्लाइंट पे गए थे, तो एक तमाशा वहां खादी के ऊपर देखा था। अवाम ऐसे पागल हुई हुई कि मेरे अल्लाह पीछे हो जाओ। मतलब उसमें इवन इतनी ज्यादा मार धाड़ के बाद में पता चला कि बेटा कुछ खवातीन ने एक दूसरे को जख्मी भी कर दिया, गिरा दिया। मोटी मोटी खवातीन किसी बारीक सी खातून के ऊपर गिर गई, जो बेचारी नीचे थी, उस गरीब का जो है वो कचूमर ही निकल गया। तो उन्होंने एक ब्लफ क्रिएट किया कि भाई ओनली फॉर 2 days, अवाम टुट के पै गई। अच्छा, अभी आके उन्होंने जब देखा कि यार 2 दिनों के अंदर अभी स्टॉक बिका है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ना स्टॉक और बेचना है, तो 2 दिन गुजरने के बाद बेटे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी, ये देखिएगा बेटा, जरा तवज्जो तवज्जो रखिएगा प्लीज। उन्होंने कहा जी, अवाम के पुरजोर इसरार पर ये जो है ये फर्दर ओनली खत्म कर दिया, तो हमने कर दिया जी फर्दर फॉर 2 days। ठीक है, अवाम फिर टूट के पड़ गई। उन्होंने देखा यार अभी भी थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है, उन्होंने कहा जी अवाम के फिर पुरजोर इसरार पर ये सेल जो है वो मजीद 1 दिन हमने और बढ़ा दी। देख लीजिए, शुरू में उन्होंने कहा था 2 दिन, 2 दिन के बाद उन्होंने 2 दिन फिर और बढ़ाए, 4 दिन की सेल हो गई, फिर उन्होंने 1 दिन और बढ़ाया, 5 दिन की सेल हो गई। फिर उन्होंने कहा यार ऐसे तो अवाम जो है वो लड़ना ही ना शुरू कर दे, तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी, फिलहाल बस अब सेल हमने बंद कर दी है। फिर थोड़ी देर बाद उनके फेसबुक पेज के ऊपर आया कि जी अवाम के फिर पुरजोर इसरार के ऊपर जुम्मे को शाम 3 बजे से लेके 6 बजे तक हमने सेल फिर खोल दी है। किस्सा मुख्तसर बेटा क्या कि वो ब्लफ क्रिएट किए जा रहे हैं, और इस ब्लफ के अंदर कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी छुपा हुआ है। बेटे थ्रेट क्या है, देखिए समझिएगा, थ्रेट ये है कि अगर 10,000 का सूट ना खरीदा तो फिर 20,000 का खरीदना पड़ेगा। यानी हमें, देयर इज अ थ्रेट दैट वी कैन लूज एन अपॉर्चुनिटी, दैट वी कैन लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो लोग जो है वो अंधों की तरह टूट के पड़ गए, और उसको जी खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो दो चीजों का बेटे कॉम्बिनेशन है, ब्लफ है, और ब्लफ के अंदर एक थ्रेट छुपा हुआ है। रिसेंटली बेटा अगर आप लोग न्यूज देखते हो या न्यूज को अच्छे से फॉलो करते हो, ये टेक्निक बेटा इसराइल ने यूज की है हमास के खिलाफ। जो हमास के जिहाद करने वाले, जो हमास के लड़ाका थे, इन्होंने क्या किया, मीडिया के जरिए बेटे खबर फैलाई कि जी कल हम एयर अटैक या कोई ग्राउंड अटैक, सॉरी, हम कल ग्राउंड अटैक करने वाले हैं, हम अपने टैंक वगैरह लेके हम गजा में आ रहे हैं, और हमने बहुत गोलाबारी करनी है, दिस एंड दैट। उस गोलाबारी से बेटे बचने के लिए, उस ग्राउंड अटैक से बचने के लिए हमास के बहुत सारे फाइटर्स जो हैं, नीचे उन्होंने बेटे अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई है, वो उन टनल्स के अंदर घुस गए और वहां जाके उन्होंने खुद को सिक्योर कर लिया। और अगले दिन बेटा इन्होंने टैंक वगैरह या जमीनी फौज है जो है वो लाने की बजाय इन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के एयर स्ट्राइक्स किए, और लेजर गाइडेड मिसाइल्स के जरिए से वो जो बेटे टनल्स थी, उन टनल्स के ऊपर इन्होंने जबरदस्त मिसाइल फेंके, और हमास का काफी नुकसान हुआ। बहुत सारे उनके जो मुजाहिदीन थे, जिहाद करने वाले थे, वो उन टनल्स के अंदर शहीद हो गए। कहने का मकसद बेटा क्या कि हम ब्लफ एक क्रिएट करते हैं, और अगर लोग उस ब्लफ में आ जाएं तो बेटे चीजें हमारी फेवर में
नेगोशिएट हो जाती हैं। ये अप्रोच, ये टेक्निक जो है मेरे बच्चे, ये चिकन अप्रोच या चिकन टेक्निक कहलाती है। सारी की सारी ये हाई रिस्क टेक्निक्स हैं। जरा नोट्स पे आते हैं। ये देखिएगा मेरे बच्चे, पेज नंबर रोल नंबर 525। हसन बेटा अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। थैंक यू पुत्र, थैंक यू मेरा बच्चा। पेज नंबर 212 पे अगर आप देखें तो ये हाई रिस्क टेक्निक्स लिखी हुई हैं, टेक इट और लीव इट। नीचे उसका बेटे फायदे नुकसान भी लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, फिर उसके बाद लूजिंग द टेम्पर, और फिर उसके बाद चिकन अप्रोच, जिसमें मैंने आपको समझाया ब्लफ है विद अ थ्रेट ऑफ एक्शन। 1 से 2 मिनट के लिए बेटे मैं खामोश होने लगा हूं, जरा जल्दी से ये चारों हेडिंग्स पढ़ लें, और अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलें। वक्त जाया ना कीजिएगा, जल्दी से इसे रीड कर लें। जी बेटा, अगर पढ़ चुके हो और कोई सवाल हो तो हैंड रेज कीजिए, ताकि मैं उसकी वजाहत कर दूं। हर टेक्निक के साथ बेटा उसने जो उसमें प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं वो प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट की हैं। जी हसन बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो टेक इट और लीव इट है उसका जो लास्ट है सर, उसमें कह रहा है एज अ रिजल्ट नो डील इज रीच। तो सर इस केस में कभी भी डील नहीं होगी? बेटा देखिए जरा ना लिंक करके ना दूसरे और तीसरे बुलेट को लिंक करके पढ़िएगा। वो करता है एन एपरेंट अनविलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज। अगर ऐसा हो, बजाहिर तो बेटा यही नजर आ रहा है ना, आपने 50 रुपए मुझे प्राइस हसन ऑफर की, मैं कहता हूं हसन बेटा कीमत कम कर लो, आप कहते नहीं सर जी हमारी तो कीमत फिक्स है। इसका मतलब बेटा आप विलिंग है कॉम्प्रोमाइज के लिए हसन, क्या अनविलिंग है? सर अनविलिंग है, वैसे वो शो कर रहा हूँ। हाँ यही शो कर रहा है ना कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज के लिए अनविलिंग है। तो उसका नतीजा क्या होगा? मैं फिर आपकी दुकान से उठ कर चला जाऊंगा, क्या अच्छा भाई रहने देते हैं फिर, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा? बोथ पार्टीज लूज आउट। सर ये ना पेपर में जब आपकी हम चीज प्रेजेंट बिकी। करते हैं, जी बेटा। सर ये आंसर हम पेपर में जब प्रेजेंट करते हैं तो सर बुलेट्स में तो ब्रेक आ जाता है। तो सर इस तरह के क्वेश्चन में पैराग्राफ बेहतर रहेगा। बेटे जैसे बुलेट्स में लिखने में ब्रेक क्यों आएगा बेटा? आप तरतीब अगर सेम रखेंगे तो ब्रेक क्यों आएगा? वो उसी बात को ही कंटिन्यू कर रहा है ना। अगर आपको हसन पैराग्राफ लिखते हुए आसानी लगती है बेटे, आप पैराग्राफ में लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। बुलेट्स में तरह यह है, याद रखना भी आसान होता है और एग्जामिनर को चेक करना भी आसान होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर पक्की आसान बात है, नाम है मेरा। कंफ्यूजन? जी सर आसान नाम है। हाँ जी बेटा, समझ तो आई है हसन? यस सर, आ गया सर, हसान नाम है मेरा। सॉरी बेटा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा हसन, आई एम वेरी सॉरी। जी ओके, नेक्स्ट चलें। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हमजा। जी हमजा बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इसी पॉइंट पे है सर, बोथ पार्टीज लूज आउट कैसे होंगे? एक सर अगर वो छोड़ जाएगा, मतलब कि वो कहेगा मेरी फिक्स प्राइस है, तो वो छोड़ जाएगा तो वो उसी
का नुकसान होगा शॉप वाले का कि दोनों का होगा? बेटा चीज तो आपको भी नहीं ना मिली, तो सर हम कहीं और से ले लेंगे। तो बेटा वो एक अलहदा चले। ये खास तौर पर बच्चे एक चीज देखिएगा, बाज़ मर्तबा ना हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने जहन में रख के चलना होता है। बेटा अगर तो चीज ऐसी है, समझिएगा बात को, अगर तो बेटे चीज ऐसी है जो हर जगह से इजीली अवेलेबल है, तो चलें फिर तो आपकी बात उससे बेटा हम छोड़ के किसी और जगह से ले लेंगे। लेकिन बेटे बाज़ मर्तबा ये होता है कि चीज जो है उसकी अवेलेबिलिटी ही महदूद जगह से होती है। यस उस सूरत में मेरे बच्चे क्या करेंगे? फिर सर हम दोनों पार्टी, ठीक है, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक मेरे बच्चे आपने देख के चलना है चीजों। यस सर। इसके अलावा ये वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट में थर्ड जो बुलेट है, डेडलाइन लीव्स द काउंटर पार्टी विद लिटिल चॉइस बट नो टू एक्सेप्ट। इसके बारे में बता दें जरा। इसके बारे में बेटे ये है, आप देखें ना, जैसे जैसे चांद रात, बकरीद की जो चांद रात है वो जैसे जैसे नजदीक आती रहती है, बेटे दोनों पार्टीज के लिए चॉइस बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है हमजा? सर जो कम भी होती है, कम होती जाती है ना। बेचने वाले की ख्वाहिश क्या होती है कि भाई मैं बेच लूं। यस सर। और बेटे खरीदने वाले की ख्वाहिश क्या होती है कि यार अब मैं जानवर खरीद ही लूं। यस सर। ठीक हो ना। तो वो जो आपके पास बेटे आ रही है डेडलाइन, उसकी वजह से थोड़ी सी मुसीबत जो है वो ये बन गई है, थोड़ी सी मुसीबत ये बन गई है कि पार्टीज के पास अब ऑप्शंस कम रह गई हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, समझिएगा बेटे बात को थोड़ा क्लियर करने लगा हूं। देखें, आप अकेले हैं, एक आदमी है, यहां से जानवर ना खरीदा तो बेटे क्या करेंगे? किसी दूसरी मंडी से जाके खरीद लेंगे। कोई ऐसा मसला तो नहीं है हमजा? नो सर। अच्छा, लेकिन बेटा जिसने बेचने हैं उसके पास तो 70-80 बकरे हैं, वो क्या करेगा बेचारा? yes, वो तो पहले ट्रक ढूंढेगा, उस ट्रक में जी एग्जैक्टली उसके लिए। तो बेटा फिर ज्यादा कौन फंस जाएगा? सर वही फंसेगा जो वो बेचारा बेचने वाला ज्यादा फंस जाएगा। ठीक हो गया? तो एग्जैक्ट बेटा वो यही चीज यहाँ लिख रहा है कि डेडलाइन जो है ना, डेडलाइन leaves counterparty with the little choice but to accept। उसको पता है कि अगर ईद पे ना बिका तो मजबूरन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर इसको गोश्त के भाव ही बेचना पड़ेगा। तो उसके ऊपर बेटे फिर आपकी बात मानने का थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है। लेकिन एक चीज का और भी ख्याल रखिएगा मेरे बच्चे, अब हमजा आजकल के दौर में ट्रांसपोर्टेशन 10 साल पहले के मुताबिक आसान है कि मुश्किल है? सर इजी है। इजी है, ट्रक्स अवेलेबल हैं, मोटरवे 24 घंटे चलती रहती हैं। उसकी अगर फैसलाबाद में नहीं बिकेगी, वो क्या करेगा? ट्रकों में ला देगा, उठा के लाहौर ले जाएगा, सरगोदा ले जाएगा, गुजरांवाला ले जाएगा। तो उस सूरत में बेटे अब कौन फंस जाएगा? अब सर वो बायर फंस जाएगा। अब बायर फंस जाएगा। तो इसके लिए फिर बेटा उसने लास्ट पॉइंट रखा है, वो कहता है कि जी ये फिर बाज मर्तबा क्या होता है कि सारी पार्टियां ही इसके अंदर लूज कर जाती हैं। यस सर, गुड। इसके अलावा सर ये यस सर बेटा जस्ट एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। एक चीज का, इन सारी टेक्निक्स को पढ़ते हुए हमजा और बाकी सारे बच्चे इस चीज का बेटे ध्यान रखिएगा जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में समझाई थी कि अगर गेन होगा तो फुल होगा, लेकिन बेटा अगर लॉस हुआ तो वो भी फुल ही होगा। जी अब कहिए सर। ये लूजिंग द टेम्पर की समझ नहीं आई थी, आपने समझाया था बहुत, थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा समझाता हूं, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा आपको। सर वादा, पक्का वादा आपके साथ? पक्का वादा। मैम शाजिया को शिकायत नहीं लगानी, ठीक है? ना ही उनको मुखरी करनी है, ठीक है सर। बाज मरता बेटे क्या होता है, बच्चे ना मैम के पास आते हैं कोई बात लेके कि जी मैम इस तरह है, जी वो ऐसे कर दें, जी वो वैसे कर दें। मैम को असल में गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ होता, लेकिन वो क्या करती हैं, वो अपने ऊपर ना एक नकली सा गुस्सा फॉर द टाइम बिंग चढ़ा लेती हैं और बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल देती हैं। ऐसे हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, हम ऐसे कर देंगे, मैं बस आपको कंप्लेन कर दूंगी फलाना। वो बच्चे कहते हैं यार, बच्चे अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, वो कहते हैं यार इधरों निकलो, मैम को तो गुस्सा आ गया है। वो थोड़ा सा बेटे जो उन्होंने टेम्पर लूज किया है, उससे चीजें किसकी फेवर में चली गई? मैम की।
मैम की फेवर में चली गई। बच्चे जरा थोड़े से घबरा गए ना, घबरा के क्या यार निकलो एवं बैठे बैठे फाइन ही ना कर दें। तो बेटा ये जी बाज मरतबा क्या होता है कि हम यार मोहल्ले में कभी अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मोहल्ले में कभी लड़ाई हो तो बंदा कभी कहता नहीं हो यार लियाओ अंदरों मेरी क्लाशनकोफ छड़ांगा नहीं मैं इन्हों। यस ठीक सर। है ना, ऊंची ऊंची लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, चीखना या अस्तगफिरुल्लाह ऊंची ऊंची गाली गलौज शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है बेटा, ये जो एकदम प्रेशर सा क्रिएट किया जाता है, इससे बाज मरता बेटा दूसरी पार्टी डर नहीं जाती? यस सर। अगर पता नहीं वो कितना, लूज। हाँ पता नहीं कितना को लड़ाका है वाकई अंदर इन्हें क्लाशनकोफ ही न रखी हो किते ले ही ना आवे। तो बाज यस सर। मरता बेटा क्या वो कहता है कि जी जब आप टेम्पर लूज करने की, एक्चुअली टेम्पर आप लूज नहीं करते, आप जरा थोड़ा सा ना एक माहौल सा क्रिएट करते हैं जिससे बेटे दूसरी पार्टी अंडर प्रेशर आ जाती है और चीजें आपकी फेवर में तब्दील हो जाती हैं। ताकि रिस्क क्या है? यस सर। रिस्क क्या है हमजा इसमें? मतलब मैं अगर सर हमजा आपको कहता हूँ यार ले आओ कड्डो अंदरों क्लाशनकोफ, व्हाट इज द रिस्क? सर रिस्क ये है कि अगर दूसरी पार्टी भी मतलब कि उस पावर में होगी तो ये तो गया। हाँ मतलब आपने तो कहा है कि जी अंदरों मेरी क्लाशनकोफ ले आ, उन्होंने जेब चो पिस्टल पहले ही काट लिया, हाँ 10 वही केड़ी क्लाशनकोफ, ठीक हो गया। तो यस सर। आपने तो बेटे अभी अंदर से मंगवानी है, पता नहीं है भी है कि नहीं है, उन्हें तो ऑन द स्पॉट ही गोली मार देनी है। यस सर। ठीक है पिक सर। कर रहे हैं बात को? तो बात यस मतलब सर। बेटे जो, हाँ इसमें वो फिर आखिरी बात लिख रहा है, ये देखो वो कहता है जी ये चीजें अनप्रोफेशनल एंड पोटेंशियली मैनिपुलेटिव। दूसरी पार्टी को अगर अंदाजा हो जाए कि सानू डरांडे है तो बेटा इससे फिर एग्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही एग्रेशन बढ़ेगा देयर इज अ चांस कि दोनों पार्टीज ही लूज कर जाएंगे। यस सर। ठीक है, दैट इज व्हाई बेटा इसको हाई रिस्क कहते हैं। यस सर। बच्चे क्लियर हुई है बात हमसा? यस सर क्लियर हो गई, थैंक यू सर। चलो ओके मेरा बच्चा, ओके ओके। अच्छा देन वी हैव अनदर हमजा, मोहम्मद हमजा गौहर। सर ये द चिकन वाली टिंकिंग में लिखा है कि if the bluff is not is called off but the threat is not realized then the power and credibility may be lost। तो इसका ठीक हो गया बेटा, ये समझिएगा बच्चे, हमजा गौहर बेटे बात समझिएगा। देखें आप जब किसी को थ्रेट देते हैं, अच्छा बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि थ्रेट लोग डर जाएं, घबरा जाएं, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल हमजा कि आप एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप अपने मजदूरों को डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए आप कहते हैं यार हड़ताल बंद कर दो नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा हमजा बेटा दो ऑप्शंस अब यहाँ से क्या हैं, आगे दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, जरा थोड़ा सा मुझे समझाएंगे आप? मतलब आपने अपने एम्प्लॉइज को एक थ्रेट दिया कि भाई हड़ताल खत्म कर दो, कॉल ऑफ कर दो, स्ट्राइक, अदरवाइज मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, ठीक है, जॉब से रिमूव कर दूंगा। हमजा बेटा मुझे बताइएगा जरा इस थ्रेट की दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? सर एक तो हो सकती है कि वो सर उसको कहें कि ठीक है हम जा रहे हैं, वो कहीं और जॉब तलाश कर लें ताकि एम्प्लॉयर जो है उसका भी नुकसान होगा, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो चले जाएंगे। बेटे एक देखिएगा ना, एक तो पॉसिबिलिटी हमजा ये हो सकती है बेटा कि एम्प्लॉइज जो हैं वो डर जाएं, एम्प्लॉय कहें यार निकाल ही ना दे, तो वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर देंगे। जी जी पॉसिबिलिटी है। यस। अच्छा और दूसरी बेटे, दूसरी ऑप्शन जरा समझिएगा हमजा, इसमें क्या है, वो आगे से अकड़ के खड़े हो जाएं कि अच्छा चल हम कड़ सानू नौकरियों, फिर ये भी तो पॉसिबल है। यस सर। अच्छा उस सूरत में बेटा अब एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं निकालता तो बेटे अगली दफा कोई उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी बेटे साख खराब हो जाएगी। लोग अगली दफा अगर उसने किसी को थ्रेट लगाया तो बेटा क्या लोग उसके थ्रेट में आएंगे कभी? नहीं सर, वो कहेंगे हमें बातें करना, वो ऐਵੇਂ धमकियां लगाता है, इसने असल में इसने कुछ नहीं करना। देखे ना बेटा खान साहब अब हमारे पॉलिटिशियन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, शुरू में आए इन्होंने थ्रेट किया, ठीक है, लोग थ्रेट में आ भी गए, अब कोई भी नहीं मानता, वो कहते हैं नहीं यार खान साहब कहते हैं करते कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि अगर कहीं बेटे थ्रेट को रियलाइज करने का मतलब क्या है कि थ्रेट को एक्चुअली करके दिखाना, अगर वो वैसा ना करें
वो वैसा ना करें तो फिर बेटा क्या होगा, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट कोई भी बंदा फिर उनकी बात के ऊपर एतबार, उनके नेक्स्ट थ्रेट के ऊपर एतबार नहीं करेगा। डन सर? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम मेरा बच्चा। हाँ जी, और किसी स्टूडेंट का बेटे कोई क्वेश्चन हो प्लीज? यहां तक मेरे बच्चे किसी और शागिर्द का कोई सवाल हो? जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर इसके ऊपर ही लिखा है कि हाई रिस्क टैक्टिक इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक। सॉरी बेटा? सर इसी पॉइंट के ऊपर ना लिखा है कि इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक, जो हाई रिस्क टैक्टिक है हाँ द जी। चिकन वर्क। सर वो हाँ। पॉइंट भी जरा इसके साथ एक्सप्लेन कर दें। जी बेटा देखिएगा, मैंने जैसे अभी आपको ये चीज समझाई कि आपने थ्रेट दिया और अगले बंदे ने आपके थ्रेट को एक्नॉलेज नहीं किया। भाई हमने तो थ्रेट इसलिए दिया था ना ताकि डेडलॉक टूट जाए, अगले बंदे ने जी बेटे सर। आपके थ्रेट को एक्नॉलेज ही नहीं किया। आप कहते हैं, मैं आपको ना एक अरसलान बेटा एक छोटी सी मिसाल बताता हूं, छोटी सी एक मिसाल। एक चाय वाले खोखे पे मैंने ये तमाशा काफी साल पहले देखा था। छोटा सा एक, आपने देखा है बेटे कभी बैठने का, माशाल्लाह शरीफ आदमी लगते हैं, नहीं बैठे होंगे, चाय के खोखों पे बेटा ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सर्विंग स्टाफ का काम करते हैं। जी सर। ठीक है, वो एक छोटा सा बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा ट्रे लेके जा रहा था, उस बच्चे के हाथ से ट्रे गिर गई और कुछ ग्लास और कप टूट गए। तो जो ओनर था ना, जो खोखे का मालिक था, वो बड़े गुस्से में ना उसने कहा, कहना मैं तेरी तनख्वाह जो पैसे कटांगा, ठीक है, मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। ये बेटा मेरी आंखों के सामने ये वाकया हुआ है। उस बच्चे ने बाकी ट्रे भी फेंक दी थी रोड के ऊपर ही धड़म, कहना इन्हां दे भी पैसे काट लेंगे। ठीक है, मालिक ने, दुकान वाले ने बेटे क्या किया था, थ्रेट दिया। उस बच्चे ने उस थ्रेट को एक्नॉलेज ही नहीं किया, उन्हें कहा जा कर ले जो हुंदा ही। तो बेटा डेडलॉक कभी टूटेगा जब आपके थ्रेट को कोई थ्रेट ही ना समझे, ठीक है ना। तो चांस, हाँ, थ्रेट उस वक्त, डेडलॉक उस वक्त टूटेगा अगर बेटे आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, आपके थ्रेट को लोग थ्रेट मानेंगे। जैसे बेटे देखिएगा, अमेरिका ने बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे मुल्कों पे बेटे आज तक हमला किया है कि नहीं किया? किया सर। किया है। अच्छा भाई, अमेरिका अगर किसी को डराए ना कि यार हम तुम पे हमला कर देंगे, तो लोग डर जाएंगे कि हाँ यार ये है इसी तरह का, ये कर ही ना दे। लेकिन बेटे हमारे जैसा मुल्क है, छोटा मुल्क है, वसाइल भी कम है, अगर हम एवं किसी को तड़ी लगाएं कि वो बंदे बन जो सी हमला कर देंगे, तो लोग क्या करेंगे, अच्छा चल कर फिर देखने हैं, ठीक हो। हाँ, तो एग्जैक्टली बेटा वो यही चीज बता रहा है कि डेडलॉक बाज मर्तबा कम होने की बजाय डेडलॉक और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लोग उस थ्रेट का फियर महसूस नहीं करते। जी सर। पक्की बात? यस सर। सर और एक इसी के वो जो ऊपर उसकी है, लूजिंग द टेम्पर की लास्ट लाइन है कि इट इज मोर लाइकली टू लेट काउंटर पार्टीज टू हार्डन देयर पोजीशन। बेटा तो जब आप देखे ना, सिंपल एक सुनिएगा जरा, जब आप बेटा थोड़ी सी सख्ती का मुजाहिरा करेंगे, आप किसी को गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बेटे चांसेस क्या है, दूसरी पार्टी भी गुस्से में आ जाएगी और फिर दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे और पके होके जम जाएंगे। जैसे बेटे कभी आपने सुना है गुस्से की वजह से किसी बात को हम अना का मसला बना लेते हैं? जी सर बिल्कुल। एग्जैक्टली बेटा वो यही चीज कह रहा है कि दोनों पार्टीज जब अपना अपना टेम्पर लूज करती हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो इगोइस्टिक हो जाती है और दोनों पार्टीज और ज्यादा अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर पक्की होके बैठ जाती हैं कि जी अब तो सुननी ही नहीं है किसी की, या जिएंगे या मरेंगे, बाकी पीछे हो जाओ। तो बेटा फिर क्या होता है, डेडलॉक और डेडलाइन और स्ट्रांग हो जाती है। जी सर। सर एक लाइन और है, वो आपने बताई थी लेकिन वो जरा मैंने क्लैरिफाई करनी है। वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट की जो लास्ट है कि दिस में वर्ड जो ऑन द टेक इट और लीव इट अप्रोच एंड रिस्क लूजिंग ऑल। सर इसमें वो उसको रिलेट कर रहा है उसके साथ, सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। अच्छा बेटा ये देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा ना, पहले भी ये सवाल किसी ने किया था, मैं जरा उसके साथ इसकी बेटे वजाहत करता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास बेटे एक सेलर है,
ये एक कार बेच रहा है, ठीक है, या चले ठहर जाए, कार भी नहीं, कोई और एक ना, और कुछ बेहतर चीज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बेटा प्लॉट ये बेच रहा है, प्लॉट। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ना एक सिचुएशन बेटा क्रिएट कर रहा हूं अरसलान, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपने ये प्लॉट जो है ये आपने 26 मई तक सेल करना है, अदरवाइज अगर 26 मई तक आपने सेल ना किया तो गवर्नमेंट इसका पोजेशन ले लेगी। अगर आपने ये सेल ना किया तो 26 तक सेल ना किया तो गवर्नमेंट इसका पोजीशन, इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि 26 मई आपके लिए मेरे बच्चे क्या बन गई, एक डेडलाइन बन गई। जी सर। अरसान बेटा यहां तक बात समझ आई है? बिल्कुल सर। चले मैं बल्कि ना थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, मैं इसको 26 जून कर देता हूं, जरा समझने में और आसानी हो जाएगी। सिचुएशन देख लें जरा, आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट को आपने 26 जून तक बेचना है। अगर 26 जून तक आपने ना सेल किया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। 26 जून इज योर डेडलाइन। और कहीं से फॉर एग्जाम्पल हसन को इस बात का ना पता चल जाता है, हसन को बेटे कहीं से ना कोई मुखबरी इसको मिल जाती है, शरारती बच्चा है, इसको ना कहीं से मुखबरी मिल गई कि यार अगर अरसलान का ये प्लॉट 26 तक ना बिका तो गवर्नमेंट ने कब्जा कर लेना है। अब हसन साहब जो हैं वो खामोशी से बैठे वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे ही कहीं हम पहुंचे ना बेटा फॉर एग्जाम्पल 24 जून पे, तो हसन ने बेटे आपको एक ऑफर दे दी। हसन ने कहा यार 2 लाख रुपए का मुझे बेचना है। अब बेटा थोड़ी देर के लिए जरा अरसलान आप अपनी पोजीशन देखिएगा, आपके लिए तो ये टेक इट और लीव इट नहीं बन गया। जी सर बिल्कुल। भाई या 2 लाख का हसन को बेच दो, अदरवाइज क्या होगा, वो यस सर लूज हो जाएगा फिर। वो बेटे मतलब गवर्नमेंट जो है वो छीन लेगी आपसे प्लॉट। तो वो कहते हैं कि वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट बाज मर्तबा आपको इस पोजीशन में खड़ा कर देती है कि अब ये ऑफर जो है वो आपके लिए क्या बन गई है, इधर टेक इट और लीव इट। ठीक हो गया, टेक इट और लीव इट बन गई है। इसके अलावा बेटे अब आपको और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो इसलिए वो कहता है कि वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट जो है ये भी हाई रिस्क क्यों है, बिकॉज एंड पे जाके ये टेक इट और लीव इट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, या तो 2 लाख ले लो, अगर ये 2 लाख ना लिए तो फिर बेटा सारा का सारा ही जाएगा। बिल्कुल सर। क्लियर होती है बच्चे बात? यस सर, बहुत शुक्रिया सर। चलिए, हाँ जी मेरे बच्चे, और कोई सवाल यहां तक? और कोई सवाल बेटे यहां तक? बार बार मेरे बच्चे मैं इस चीज को आप लोगों के सामने दोहराता रहता हूं कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन बेटे मैं दे रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सप्लेनेशन फौरन आपको समझ में आ जाए। बंदा बशर हूं मैं भी बेटा, मुझसे भी गलती के चांसेस होते हैं, या हो सकता है उतने अच्छे से आपको ना समझा सकूं। तो कहीं पे ना बेटा कोई मैंने कभी, शुक्र है अल्लाह पाक का, कभी अननेसेसरी जल्दी का मुजाहरा नहीं किया कि भाई जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करें और आगे चलें। तो जहां कहीं बेटा आपको कोई कंफ्यूजन लगे या आप मुतमईन ना हो या इवन आप डिसएग्री कर रहे हो मेरे से कि नहीं सर ऐसे नहीं है, हमें लगता है ये बात ऐसे है, तो प्लीज खुल के बात किया करें। रीजन उसके बिहाइंड क्या है बेटा कि पेपर में तो ये आपने ही करना है, वहां तो एक अल्लाह की जात होगी और एक आप लोग होंगे, वहां और कोई आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा। तो मेक श्योर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तमाम की तमाम टेक्निक्स में, तमाम चारों टेक्निक्स में बस बेटा एक ही चीज का ख्याल रखिएगा कि ये चारों हाई रिस्क टेक्निक्स क्यों हैं।
ये चारों बेटा हाई रिस्क टेक्निक्स जो है ये क्यों मानी जाती हैं? बिकॉज इन टेक्निक्स के अंदर अगर गेन होगा तो वो भी पूरा होगा, लेकिन रिस्क क्या है बेटा कि अगर लॉस हुआ तो लॉस भी फिर पूरे का पूरा ही होगा। या आप 100 रुपया पूरा कमा लेंगे, लेकिन अगर जाया हुआ तो बेटे 100 का 100 पूरे का पूरा ही जाया हो जाएगा। बाज़ मरतबा बेटे ख्याल रखिएगा, आप लोग ना ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि इतना रिस्क रिस्क खेल सकें, ठीक है? बाज़ मरतबा आप ऐसी पोजीशन में नहीं होते, तो फिर आप ना लो रिस्क टेक्निक्स की तरफ चले जाते हैं। लो रिस्क टेक्निक्स जरा देखिएगा, लो रिस्क टेक्निक्स सादा सादा सी पहले समझ लेते हैं। एक बेटे बड़ी मशहूर लो रिस्क है, अभी हमने पहले पढ़ी भी है थोड़ी सी। इसे कहते हैं इन्फ्लेटिंग द ओपनिंग पोजीशन। इन्फ्लेटिंग द ओपनिंग पोजीशन, ये बेटे अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिकन के साथ आपको समझाई थी, हल्का सा इशारा दिया था, दोबारा देख लीजिएगा। हम बेटा करते क्या है कि हम जानबूझ के चीजों को बढ़ावा देते हैं। इन्फ्लेशन आप लोगों ने सुना होगा। हम जानबूझ के बेटे चीजों को आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा जरा किस तरह से, देखें बेटे, आपकी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, अल्लाह पूछे इसको, इनके दिमाग में क्या है कि भाई हमने पेट्रोल की कीमत जो है ना वो हमने करनी है 100 रुपया, ठीक है? हमने पेट्रोल की पोजीशन हमने करनी है 100 रुपया, ये बेटे इनकी टारगेट प्राइस है, ठीक है? गवर्नमेंट ने ना आपस में जब ये सारे शैतान मिलके बैठे कमबख्त, तो इन्होंने आपस में क्या तय किया कि यार इस तरह करते हैं, हम ना पेट्रोल हमने 100 रुपए का बेचना है, इतने टैक्सेस वगैरह लगा के दिस एंड दैट, 100 रुपया पर लीटर हमने सेल करना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार अगर 100 रुपया अनाउंस किया तो लोगों ने चीखना है, ऐसा करते हैं आप मार्केट में ना अनाउंस करो। वजीर पेट्रोलियम को इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम साहब आप ना जाके अनाउंस करो कि हमने पेट्रोल बेचना है 150 रुपए पर लीटर। ये मेरे बच्चे इन्होंने अनाउंस कर दिया। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, लोगों ने बेटा चीखना शुरू कर दिया, ओ मर गए, ओ लुटे गए, कहां से होगा, कैसे होगा, इतनी महंगाई है, ये हुकूमत ही ऐसी है, फलान है, यूं है, वो है। तो बेटा दरमियान में ना फिर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने उन पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब को ना डांटा, नकली सा डांटा, शर्म करें, आप लोगों को आवाम का ख्याल नहीं है, ये कोई तरीका है आप लोगों का? चले जी इस तरह करते हैं, मैं 50 रुपए कम कर देता हूं, चलो यार ठीक है, आप लोगों को अगर दिक्कत है चलो जी आप 100 रुपए का। और बेटा जैसे ही 50 रुपए कम हुए, 100 रुपए का प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया, लोगों ने खुशी से नारे मारने शुरू कर दिए कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा ही बहुत है, हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, उसने 50 रुपए कीमत कम जो है वो कर दी। गौर कीजिएगा बेटा, उसने कम वम नहीं की, एक्चुअली वो बेचना ही 50 का चाहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की रेजिस्टेंस कम करने के लिए इनिशियली पोजीशन को इन्फ्लेट किया। अगर आप थोड़ा सा बेटा इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे ना, तो ये बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे आप एक थ्रेट क्रिएट करते हैं और लोग उस थ्रेट के ब्लफ में आ जाते हैं, फिर जब आप 150 से कीमत को 100 पे लेके आते हैं तो लोग खुशी का इजहार करते हैं। ये जैसे बेटे हमारे यहाँ सेल्स लगती हैं, आप गौर किया कीजिए कभी जी, 12,000 का सूट है, अच्छा भाई आप हमारे बड़े कस्टमर हो, ईद का मौका है, 6,000 में ले जाओ। वो असल में बेटा सूट की कीमत को 1,000, 1,200, 1,500 रुपया, जहां ये इंशाल्लाह आप लोग जब ऑडिट्स पे जाएंगे ना और टेक्सटाइल मिलों में और यूनिट्स में देखिएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो होती है, बल्क क्वांटिटी में लाखों मीटर में वो कपड़ा जो है वो तैयार होता है, बल्क क्वांटिटी बहुत लो होती है उसकी यूनिट कॉस्ट, लेकिन उसको ब्रांडिंग करके उसको जरा चमका वमका के
मार्केट में जो है ये बेचते हैं। तो असल में तो बेटा वो 100 रुपए की ही बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या किया, इनिशियली उसने अपनी पोजीशन को इन्फ्लेट किया, और जब लोगों ने उस पोजीशन पे रेजिस्ट किया, ये वाली टेक्निक ना, हंसी की एक बात बताऊं, हमारे जो पश्तून भाई हैं, जो पठान भाई हैं हमारे, खास तौर पर ये जो गलियों वगैरह में या बाजारों में जो है वो बेचते हैं, तो एग्जैक्टली देखिएगा वो यही काम करते हैं। आप जाके उन्हें कहें हाँ जी ये जैकेट कितने की, ये 7,000 का है जैकेट, और आप कहते हैं हाँ जी रहने, खुदा का खौफ करो, हाँ जी मैं स्टूडेंट आदमी हूँ, 7,000 कहाँ से दूंगा, अच्छा बोलो कितना है। अब आप अपनी तरफ से ना बड़ा कम करते हैं, आप कहते हैं अच्छा हाँ साहब 2,000 रुपया दूं, वो कहता है लाओ दो। बेसिकली बेटा वो जैकेट जो है वो उसने पता नहीं कहाँ से स्मगल की होती है, वो 2,000 रुपयों में भी उसको बेतहाशा प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन बेटा उसने, और आप लुडियां डालते हुए घर आते हैं कि जी मैं तो बड़ा माहिर आदमी हूं, मैंने तो 7,000 रुपए की जैकेट 2,000 में खरीद ली, मैं खान साहब को लूट के आ गया। लेकिन इन रियलिटी बेटे वो खान साहब ने कहीं 100 रुपए की खरीदी थी बाड़े से जैकेट, जो आपको वो 2,000 रुपए की चिपका गए हैं। तो यहाँ पर बेटा हम करते बेसिकली ये हैं कि हम इन्फ्लेट करते हैं ओपनिंग पोजीशन को। इसीलिए अगर आपने बेटे स्किल्स को ध्यान से पढ़ा हो ना, तो वहां एक स्किल था, वहां एक स्किल है कि जी इनिशियल ऑफर्स जो हैं उनको इतनी तवज्जो ना दो। इनिशियल बाज लोग क्या होते हैं, जैसे ही ऑफर आती है उसी ऑफर पे टूट पड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं करना, लेट द थिंग्स सेटल इन, थोड़ी सी जरा डिस्कशन होने दो। इनिशियल जो ऑफर है, रीजन उसके बिहाइंड क्या होती है कि बेटा लोग इनिशियल ऑफर को जानबूझ के इन्फ्लेट करते हैं। अच्छा जी, दूसरी बेटे इसके अंदर एक टेक्निक देखिएगा, लो रिस्क टेक्निक है ये भी। इनके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरह से रेशो नहीं होगी मामलात की। दूसरी टेक्निक बेटे इसके अंदर देखिएगा, ये टेक्निक माशाल्लाह आप जैसे यंग बच्चे जो हैं जब दुकानों पे जाते हैं वहां ये लोग काफी ये टेक्निक यूज करते हैं, वो कहते हैं जी फ्लैक्टरी। शर्ट वगैरह कोई आपको दिखा रहे हैं, सर जी ये शर्ट में तो आप शाहरुख खान ही लग रहे हैं, ठीक है, बड़ी वो एक चीज का वो कहता है कि बिल्कुल ना मतलब फ्लैटरी करते वक्त आपने थोड़ा एहतियात से, यानी मक्खन लगाते वक्त ध्यान करना है, ये ना हो इतना मक्खन लगा दें कि अगले बेचारे को वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाए। वो कहता है रिलीजन को, एनवायरनमेंट को, कल्चर को देख के मुनासिब सा मक्खन आपने लगाना है। फ्लैटरी की वजह से भी दूसरी पार्टी जो है वो जरा थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है और नेगोशिएशन करना कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। ठीक हो गई बात। एक और टेक्निक बेटा, ये हम पाकिस्तानी तो इंटरनेशनल और नेशनल हर जगह ही बहुत यूज करते हैं, ये टेक्निक बेटा कहलाती है ओ पुअर मी। या शेख अना मस्कीनुन अना गरीबुन, तेरी मेहरबानी है मदद करो, साड़ी लुटे गए, मर गए, फलान हो गया, यूं हो गया। पिछले 70 सालों से बेटे कभी हम सऊदी अरब, कभी अमेरिका, अभी ये चाइना हमारे हाथे चढ़ गया है। तो देख लीजिए बेटा ओ पुअर मी भी एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम नेगोशिएशन को अपने हक में, बाज मरता बेटे हम अपनी इंटेंशनली हम अपनी वीकनेसेस जो हैं वो बताते हैं या अपनी वीकनेसेस का इजहार करते हैं कि हाँ जी वो बड़े हम मजलूम हैं तो मेहरबानी करके। उससे भी क्या होता है कि दूसरी पार्टी में अगर बेटा सिंपैथी जाग जाए, लेकिन इसका ना एक नुकसान बहुत बड़ा बेटा, इसका एक नुकसान होता है कि अगर बाज मर्तबा आप दूसरों को अपनी कमजोरियां बता दें तो बेटा जरूरी तो नहीं है कि वो उस कमजोरी की बुनियाद पे उसके दिल में रहम का जज्बा ही निकले, बल्कि बाज मर्तबा क्या होता है बेटा कि रहम की बजाय वो आपकी मजबूरियों से फायदा उठाने की भी कोशिश करता है कि ठीक है उड़ते हथे चढ़ गया है, अब तो इसको जितना रगड़ सकते हो रगड़ो, ठीक हो गया। तो ओ पुअर मी भी एक टेक्निक है जिसके जरिए से आप नेगोशिएशन के मामलात अपने हक में करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। इसको लो रिस्क क्यों कहा जाता है? आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तरला मिन्नत कर रहे हैं, चल मैक्सिमम क्या होगा, जो मांग रहे हैं वो नहीं देगा आपको, ठीक है, तो पहले भी तो आप खाली ही बैठे थे, किसी और से मांगना शुरू कर देंगे एंड सो ऑन। फाइनली बेटा एक ना बड़ी ही शानदार टेक्निक है
और ये वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स है बिजनेस के अंदर। ये बड़ी ही कामयाब टेक्निक है, समझिएगा जरा, समझ लें जरा। पहले एक चीज मेरे बच्चे मैंने आपको पढ़ाई है, तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है तवज्जो से जरा इस टेक्निक को समझिएगा। ये एक चीज बेटे मैंने आपको पढ़ाई थी, कहलाती है एजेंडा। एजेंडा के अंदर हम क्या करते हैं, हम बातों को ना, मैंने समझाया था कि सीक्वेंस से लिख लेते हैं जो जो बातें हमने मीटिंग में या नेगोशिएशन में डिस्कस करनी। अच्छा, अब यहां पर जरा मैं कलर्स की मदद से आपको क्लियर करूंगा कि बेटे इस मीटिंग में जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 5 जो है, और पॉइंट नंबर 5, इनको बेटा मैंने रेड कलर में मार्क किया है। रेड कलर में मार्क करने का मकसद क्या है कि दीज आर हार्ड एंड कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स। दोनों पार्टीज जो है वो इसके ऊपर फंसेंगी, ठीक है, हार्ड पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक होने का चांस कंपैरेटिवली ज्यादा है। और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 सिंपल है, इसके ऊपर चांसेस आर देयर के डेडलॉक नहीं होगा। अच्छा बेटा देखिए, एक तरीका क्या है कि हम सबसे पहले नेगोशिएशन शुरू करें, और नेगोशिएशन में हम स्टार्ट ही पॉइंट नंबर 1 से करें, जो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। पहला ही पॉइंट है, पहला हमने छेड़ ही कंट्रोवर्शियल लिया। जैसे बेटे आप ये सोचें कि पेपर आप करने गए, सबसे पहले आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन छेड़ के बैठ गए हैं। अब वो कमबख्त ना सॉल्व हो रहा है और ना ही आपको अगले क्वेश्चंस पे जाने दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यहां भी ऐसे ही हो रहा है। पहला ही पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डिस्कशन हो रही थी, पहली बात ही कश्मीर की छेड़ के बैठ गए। अब इसका मतलब है बेटा आगे अब मजीद कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीर जो है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है और हाईली प्रोबेबल है कि यहाँ पर डेडलॉक क्रिएट होगा ही होगा। ले जी, पहले पॉइंट पे ही दोनों पार्टीज अटक बैठ गई। दूसरी अप्रोच क्या थी कि बेटा सबसे पहले आप डिस्कस करते पॉइंट नंबर 3, जो कि आसान पॉइंट था। फिर आप डिस्कस करते पॉइंट नंबर 4, जो कि आसान पॉइंट था। फिर आप बेटे पॉइंट डिस्कस करते 6, फिर पॉइंट डिस्कस करते 7। देखिए अगर आप गौर करें तो 7 में से 4 पॉइंट डिस्कस करके आपने ओके कर दिया है, आप एग्री हो गए हैं। पीछे अब बचे बमुश्किल 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5। गौर कीजिएगा, दोनों पार्टीज को ये चीज नजर आ रही है कि यार आधी से ज्यादा नेगोशिएशन तो हम कर चुके हैं, अब अगर थोड़ी सी लचक दिखाएं, थोड़ी सी कोशिश करें, तो ये बाकी वाले 3 पॉइंट्स भी हम मैनेज कर लेंगे। देखें यहां लोग लचक नहीं दिखाएंगे बिकॉज दे आर स्टिल ऑन पॉइंट नंबर 1। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है फिर चलने दो। लेकिन यहां देखें क्या हुआ है कि तकरीबन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेटे हम एग्री कर गए हैं। तो नेचुरल सी बात है बेटा, दोनों पार्टीज कोशिश करेंगी कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा कोऑपरेशन, ज्यादा एकोमोडेशन का मुजाहिरा करें, ताकि ये बाकी तीनों भी सॉल्व हो जाए और हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाए। इस टेक्निक को बेटे वो कहता है एड्रेस इजी पॉइंट, एड्रेस इजी पॉइंट्स फर्स्ट। के जो आसान चीजें हैं, जो सिंपल वाली चीजें हैं, उन्हें पहले डिस्कस कर लो, ताकि बेटा एजेंडा जितना ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्टीज में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा, ज्यादा एकोमोडेशन होगी, ताकि वो रेस्ट ऑफ द एजेंडा जो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं उनको भी आसानी से कंप्लीट कर दें। जरा जहमत कीजिएगा और मेरे बच्चे आइएगा पेज नंबर 213 पे। लो रिस्क टेक्निक्स उसने
4 यहाँ पे लिखी है। साइलेंस भी वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट की तरह ही टेक्निक है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं की। वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट है साइलेंस, फ्लैटरी, ओ पुअर मी और एड्रेस। एड्रेस द इजी पॉइंट्स फर्स्ट। ठीक हो गई सर? तो जल्दी से मेरा बच्चा 1-2 मिनट के अंदर इन पॉइंट्स को भी रीड कर लें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको आंसर कर दूं। तक इन टेक्निक्स में कोई लो रिस्क टेक्निक्स में मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन? जी अरसलान बेटा। सर ये इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन के सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि शो द ओपोनेंट पोजीशन और एलिवेट द पॉइंट ऑफ कंप्रोमाइज। सर इसका बता दें जरा। ये देखिए बेटा इसमें, हाँ जी जी बेटा मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए लाइन पढ़ता हूं आपके सामने। इट में शो द ओपोनेंट्स पोजीशन और एलिवेट द पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये देखिए इसमें सिंपली बेटे बिल्कुल सिंपल सी बात क्या है कि जो ओपोनेंट्स हैं, जो दोनों पार्टीज हैं, हम उनके दरमियान पोजीशन किस तरह से सेट कर रहे हैं। या तो हम एक पॉइंट जनरेट करते हैं, या बेटा जानबूझ के हम उस कॉम्प्रोमाइज वाले पॉइंट को बेटे हम क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। इट में शो द ओपोनेंट्स पोजीशन और एलिवेट पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये देखिए समझिएगा। दोबारा से मैं इसको बनाता हूं आपके सामने। हमने असल में कॉम्प्रोमाइज करवाना था 100 रुपया पर लीटर पे। आवाज आ रही है बेटे आपको? यस सर। अच्छा, हमने एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज जो करवाना था वो करवाना था बेटा 100 रुपया पर लीटर पे, लेकिन बेटा हमने प्राइस बढ़ा के कितनी कर दी, 150 सर। 150 रुपया पर 150। ये बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इंटेंशनली पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को एलिवेट कर दिया है। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल अगर ये एलिवेशन हमने ना की होती तो लोग इस 100 रुपए पे रेजिस्ट करते? जी सर। हाँ, लेकिन हमने एलिवेट की, और एलिवेट करके बेटे जब इस पोजीशन को हमने रिड्यूस किया तो लोगों ने हंसी खुशी इस 100 रुपए को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक हो क्या? तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को इंटेंशनली एलिवेट करते हैं। हम ओपोनेंट को एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाते हैं, एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर बेटे हमने पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को एलिवेट किया हुआ होता है, और फिर उस एलिवेशन को जब हम कम करते हैं तो बेटा नेगोशिएशन हमारे हक में कन्वर्ट हो जाती है। जी सर। बच्चे क्लियर हुई बात? यस सर। सर और साइलेंस वाले का दूसरा पॉइंट है कि केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू प्रोवोक एंगर और फ्रस्ट्रेट द अदर पार्टीज। कि सर कितनी देर तक वो साइलेंस आपने रखनी है, उस वाले से वो बात कर रहा है कि आप फ्रस्ट्रेशन ना क्रिएट करें। जी 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 एग्जैक्ट वो यही कह रहा है बेटा। देखे ना, एक बंदा ऑफर करता जा रहा है, आप बिल्कुल साइलेंट हैं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो बेटा पहली पार्टी में जो ऑफरर है उसमें फ्रस्ट्रेशन तो आ सकती है ना कि यार ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर छोड़ो परे। ठीक हो क्या? तो वो कहता है कि साइलेंस जो है वो तब तक मेंटेन रखनी है जब तक उस साइलेंस की वजह से दूसरी पार्टी में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी फिर तो सारा कुछ लूज हो जाएगा। हमारा मकसद बेटा जरा देखिएगा, साइलेंस से हमारा मकसद क्या है कि हम चीजों को अपने हक में मोल्ड करें। क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है ना। और अगर बेटे हम इतने ही साइलेंट रहे कि दूसरा बंदा तंग आके उठ के ही चला जाए, तो फिर बेटा चीजें हमारे फायदे में तो ना रही ना, बल्कि हमने उनको लूज कर दिया।
तो वो कहता है कि साइलेंट रहें ताकि चीजें आपकी फेवर में आए, लेकिन इतने भी साइलेंट ना रहें कि बेटा उठ के ही चला जाए कोई बंदा। ये देखें, एक मिसाल बेटे जल्दी से देख लें जरा इसकी। ये देखिए सर, इनिशियल ऑफर आई आपको 100 रुपए की, आपने बेटे साइलेंस मेंटेन की, ऑफर हो गई 90, देन 80, देन 70। अच्छा बेटा अब देखें चीजें कम हो रही हैं, फेवर में आ रही हैं, लेकिन अगर ये साइलेंस बेटा जरूरत से ज्यादा ही बढ़ती जाएगी, आप इस उम्मीद पे बैठे हो कि यार ये और कम कर दे, तो माइट भी पॉसिबल बेटा दूसरी पार्टी क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, और बिल्कुल सर। आपके हाथों से ये सारी की सारी ऑप्शन ही निकल जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि उतनी देर साइलेंट होना है जितनी देर से दूसरी पार्टी फ्रस्ट्रेट ना हो। क्लियर सर? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ जी मेरा बच्चा, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चले फिर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेगोशिएशन को बेटे एक दफा तसल्ली से जरा देख लीजिएगा, नेगोशिएशन वाले पोर्शन को। कॉन्फ्लिक्ट वाला तो पोर्शन मैंने करवा दिया है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने ICAP के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। इसके क्वेश्चन में बेटे बहुत सिंपल सिंपल से हैं, इंशाल्लाह कल थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे, उसको डिस्कस करके मुकम्मल कर लेंगे। टाइम ऑल्दो के अभी थोड़ा सा है, लेकिन बेटा 7-8 मिनट में ना वो सवाल सारे मुकम्मल नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह कल फिर इसको यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे। कल पहले ये नेगोशिएशन, पहले तो आपके कोई सवालात अगर हुए उनको आंसर कर लेंगे, नेगोशिएशन के जो पास पेपर्स के सवालात हैं वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद बेटा कल अल्लाह ताला के हुक्म से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाना है मैंने। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह कल फिर शुरू करेंगे। ठीक होगी सर बात? जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर ये नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर ना जो थर्ड बुलेट है, विद द इन्वॉल्वमेंट एंड विलिंगनेस टू मॉडिफाई द इनिशियल पोजीशन, तो इसका क्वेश्चन था मेरा, मैंने कब पूछना था आपसे भी पूछ लूं। जी बेटा पूछिए प्लीज, क्या क्वेश्चन है? सर विद द इन्वॉल्वमेंट एंड विलिंगनेस टू मॉडिफाई द इनिशियल पोजीशन, ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है सर, इसके बारे में बता देंगे। हाँ अच्छा बेटा, एक मिनट जरा मैं ओपन कर लूं उसको, ताकि जहां से आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेज। जी बेटा एक सेकेंड बस। ये बेटे आप किस वाले पॉइंट से जरा इंडिकेट करेंगे थोड़ा सा हमजा? स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन से ऊपर नेगोशिएशन प्रोसेस। अच्छा नेगोशिएशन प्रोसेस में से है बेटा, ये देखिएगा जरा नेगोशिएशन प्रोसेस। जी बेटे थर्ड बुलेट, ये देखिएगा, देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज। ये बेटे हमने डेफिनेशन में भी तय किया था कि नेगोशिएशन में 2 पार्टीज तो कम से कम होंगी ना। फिर उसके बाद देखिएगा विद अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये भी बेटे बात आपको मैंने एक्सप्लेन डेफिनेशन में ही की थी कि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो नेगोशिएशन ही नहीं होगी। ठीक हो गया। तीसरी चीज देखिएगा विद द इन्वॉल्वमेंट, जिसे बेटा आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं, कि नेगोशिएशन हमजा बेटा कब कामयाब होगी, जब दोनों तीनों चारों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एंड विलिंगनेस टू मॉडिफाई, विलिंगनेस टू मॉडिफाई से बेटे क्या मुराद है कि जो उनकी इनिशियल पोजीशन है। अब जरा थोड़ा सा हमजा बेटे समझिएगा, इनिशियल पोजीशन पे क्या दोनों पार्टीज एग्री कर रही थी? थोड़ा सा जरा बताइएगा। नहीं एग्री कर रही थी, तो अब क्या होगा, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, और इन्वॉल्व होने के बाद ऑफर करेंगी, काउंटर ऑफर करेंगी, क्लैरिफाई करेंगी, बार्गेन करेंगी, और अपनी जो इनिशियल ऑफर है, आप कह रहे थे जी मैंने 100 रुपए का बेचना है, मैं कहता हूं नहीं भाई मैंने तो 80 रुपए का खरीदना है। 100 रुपया और 80 रुपया बेटे क्या है, ये हमारी इनिशियल पोजीशंस हैं। जब हमारे दरमियान बेटे बातचीत शुरू हुई, आपने कहा जी महंगाई बहुत है, मुझे 80 रुपए में ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अच्छा यार ठीक है, मैं कीमत 85 कर देता हूं, लेकिन तुम भी थोड़ी कमी करो, मैं तुमसे 5 किलो खरीद लेता हूं। तो बेटा देखिए, ये हम दोनों ने जो बातचीत की, इन्वॉल्वमेंट शो की, विलिंगनेस शो की, इससे क्या हुआ, मैंने अपनी 80 रुपए की इनिशियल पोजीशन को मॉडिफाई करके 85 कर दिया, और बेटे आपने अपनी इनिशियल पोजीशन को मॉडिफाई करके 90 कर दिया।
फिर बेटा मजीद हमारी बातचीत होती रही, मजीद बातचीत होती रही, तो मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन को 80 से या फॉर एग्जांपल 85 से 87 कर दिया, आपने भी बेटा उसको 90 से कम करके 87 पे ले आए और 87 पे हमारा नेगोशिएशन हो गया। तो वो कहता है जी क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, पार्टिसिपेशन होगी, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगी, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन होगी, जिसके नतीजे में लोग इनिशियल पॉइंट जिस पे वो अटके हुए थे वो क्या कर लेंगे, उस पॉइंट को मॉडिफाई करने के लिए विलिंग हो जाए। यस सर। क्योंकि सर जो आपने यस सर, जी 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 सर जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे उस पे जब आपने समझा रहे थे सर, वही याद कर लें वो भी ठीक है या यही कर लें? बेटा दोनों, आप मुझसे ना ग्रुप में भी किसी ने क्लास से पहले बेटा सवाल पूछा था, तो दोनों में से आपको जो बेहतर लगे, आसान लगे, आप दोनों याद कर लें। कोई दोनों में सिर्फ बेटा वर्डिंग का डिफरेंस है, अदरवाइज कहानी तो बिल्कुल सेम है। डेफिनेशन में हमने भी क्या कहा था, हमने कहा था जी नेगोशिएशन प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, इंटरेक्शन का। हमने वर्ड इंटरेक्शन लिख दिया, इसने बेटा यहाँ पे क्या लिख दिया है, एट लीस्ट 2 पार्टीज। बेटा सिंगल बंदा तो इंटरेक्ट नहीं करेगा ना, ठीक हो क्या। हमने क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट एंड परसुएशन, इसने क्या लिख दिया, इन्वॉल्वमेंट एंड विलिंगनेस। ठीक है, हमने लिख दिया म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, इसने मेरे बच्चे क्या लिख दिया, रीच सक्सेसफुल आउटकम। ठीक है, तो हाँ, तो सिर्फ मेरे बच्चे लफ्जों का फर्क है, उसके एसन में कोई डिफरेंस नहीं। और सर ये जो बॉक्स में दी हुई है ये भी हमने याद करनी होती है? कर लें तो बॉक्स कोई हर्ज नहीं है जी, कर लें तो ये भी कोई हर्ज नहीं। तो सर ये तो प्रोसेस है, तो डेफिनेशन ये हो गई, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्लियर कर दें जरा। बेटा ये देखिएगा, जो प्रोसेस है उसी को ही उसने थोड़ा सा तफसील से बता दिया है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इज रीच्ड, कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट इज रीच्ड। ये देखिए, जिसे ये थर्ड पॉइंट कह रहा है, इन्वॉल्वमेंट एंड विलिंगनेस टू मोडिफाई देयर इनिशियल पोजीशन। जैसा मैंने अर्ज किया बेटा, सिर्फ लफ्जों का थोड़ा बहुत फर्क है। व्हाइल अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्यूट, जिसे हमने बेटा कहा था कि आपने कॉर्शन नहीं करनी, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना, बल्कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एंड परसुएशन करनी। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, लफ्जों का मेरे बच्चे सिर्फ फर्क है, कॉन्सेप्ट का कोई डिफरेंस। और सर इसके अलावा ये प्रिपरेशन एंड प्लानिंग स्टेप्स ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस का सेकंड बुलेट जो है जी, तो इसके बारे में बता दीजिए। आउटकम डिटरमाइन में रेंज फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू द मिनिमम एक्सेप्टेबल। हाँ जी, वो कहता है आउटकम डिटरमाइंड में रेंज फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मिनिमम एक्सेप्टेबल। ये बेटे देखिएगा जरा व्हाइट बोर्ड पे, आपने हमजा बेटे एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक अमीर आदमी है और आप एक लेक्सस खरीदना चाह रहे हैं, लेक्सस जीप खरीदना चाह रहे हैं, तो बेटा घर से आप एक बैठना तो सोच के जाएंगे, क्या ख्याल है? यस सर। आप क्या कहेंगे कि यार बेहतर तो ये है कि मुझे ना मौजे लग जाए, अगर ना मुझे 4 करोड़ रुपए में मेरी पसंद की लेक्सस मिल जाए, 4 करोड़ रुपए में मौजे ही लग जाए। लेकिन भाई सिंपल सी बात ये है कि चलो हो सकता है 4 करोड़ की ना मिले, तो भाई मैंने 6 करोड़ से ज्यादा पैसे किसी सूरत में खर्च नहीं करने। मोस्ट डिजायरेबल क्या है? यस सर। मोस्ट डिजायरेबल मेरे बच्चे क्या है कि सर कम से कम हो 4 करोड़। यस सर। ठीक है, और बेटा एक्सेप्टेबल, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्या है? 6 लाख। 6 करोड़ पुत्र लेक्सस खरीद रहे हो, मेहरान नहीं खरीद रहे। सॉरी सर, 6 करोड़। 6 करोड़ है मेरे बच्चे। yes, हाँ, तो वो कहते हैं कि जब आप बैठना बनाते हैं, बैठना जब आप प्रेपरेशन में बेटे लिखवाया था ना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। हाँ, तो बेटा वो एक्चुअली एक रेंज होती है जिसमें मोस्ट डिजायरेबल से लेके आप दूसरी तरफ बेटे फॉर एग्जांपल ये लेक्सस जो है, ये मोहतरम अहमद जवार साहब बेच रहे, या चले जिशान आबिद साहब बेच रहे हैं, तो जिशान आबिद साहब अब सोचते हैं कि यार अगर ये मेरी लेक्सस कहीं 8 करोड़ की बिक जाए ना,
तो फिर तो मौजें ही लग जाए मेरी। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, ये लेक्सस जो है ये मैंने 5 करोड़ से कम किसी सूरत में नहीं बेची। तो देख लीजिए बेटे 8 करोड़ क्या है, मोस्ट डिजायरेबल, और Yes. बेटे 5 करोड़ क्या है, मिनिमम मिनिमम एक्सेप्टेबल। ठीक है सर, और अंडरस्टैंड सर। एग्रीमेंट आप दोनों का, आपका और जिशान साहब का बेटे एग्रीमेंट कहाँ, किस रेंज में एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं? सर 5 पे हो जाएगा। नहीं, सॉरी सर, देख के बताओ सही तरह बेटा। 4 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान कहीं होगा। यस सर। 4 से 5, ठीक है, मतलब आप उस चीज को ओवरलैप, यहां से आप फिर आप कहते हैं यार 4 में मिल जाए तो मौज है, लेकिन आपको फिर कीमत थोड़ी सी 4 से चढ़ानी पड़ेगी ऊपर। यस सर। ठीक हो गया? करते 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 जिशान साहब अटके हुए हैं कि यार मैंने 5 से कम की नहीं देनी, फिर वो भी थोड़ा पोजीशन को चेंज करेंगे, इनिशियल पोजीशन को। यस सर। ठीक हो Yes. गया? तो जो बात बेटे हम कर रहे थे वो क्या था कि जी जो भी बैठना होगा वो एक रेंज होगी बिटवीन मोस्ट डिजायरेबल से मिनिमम एक्सेप्टेड। यस सर, अंडरस्टैंड सर। यस Clear? सर, शुक्रिया सर। सर ओके बेटा, हाँ जी, मजीद कोई क्वेश्चन? सर जी, वो जी, जी, लेक्चर्स का बोला था सर ने, अपलोड ही नहीं किए, आप रिक्वेस्ट ही कर दें उनसे। मंडे वाला लेक्चर लेना था लास्ट में। बेटा मैंने, मुझे ग्रुप में जिस वक्त बेटा मैसेज मिला था मैंने उसी वक्त सर से रिक्वेस्ट कर दी थी। अगर ग्रुप में आपने मैसेज सर, देखा हो, मैंने देखा मैं था। दोबारा बेटे अभी लेक्चर के बाद ना सर से कांटेक्ट कर लेता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जी अपलोड कर दें। थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, देन इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इन द मीन टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप लोग मुझसे फिर ग्रुप में कांटेक्ट कर दीजिए।